हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स 14 जून के। डेली करंट अफेयर्स पर आने के लिए आपको करना क्या है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स ऐसा आप गूगल पर सर्च करेंगे और हमारे डेली करंट अफेयर के पेज पे आ जाएंगे। वहाँ तारीख आप चूज़ करेंगे 14 जून और ये वाले करंट अफेयर खुल जाएंगे। G7 लीडर्स एग्री ऑन $50 बिलियन लोन प्लान फॉर यूक्रेन यूजिंग फ्रोजन रशियन एसेट। तो वो क्या है कि रशिया के जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ था, रशिया ने अटैक करा था यूक्रेन पर, उसी समय सारे जो एसेट्स थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो रशिया के पड़े हुए थे वो हो गए थे फ्रीज। कैसे, मतलब क्यों पड़े हुए थे? जनरली रशिया का इन्वेस्टमेंट रहता है या रशिया का गोल्ड रहता है। जैसे यूके एक बड़ी गोल्ड की मार्केट है, वहाँ पे हर कोई अपना गोल्ड रखता है। इंडिया भी इनफैक्ट वहाँ के सेंट्रल बैंक पर अपना गोल्ड रखता है। क्यों? कभी भी अगर किसी भी किस्म का कर्ज उठाना है या फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज लेना है तो इमीडिएटली वहाँ गोल्ड को प्लेज करके कुछ भी लिया जा सकता है। तो जनरली अपने एसेट्स वहाँ पर रखे जाते हैं। ऐसे ही जगह जगह पे या तो इस टाइप के एसेट हैं या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। इस तरीके का $300 बिलियन का फंड जो था रशियन, वो अलग अलग जगहों पे पड़ा हुआ था। अब इससे जो इंटरेस्ट आता है, इसकी मदद से ये जो लोन है वो रीपे करा जाएगा। तो $50 बिलियन का लोन उठाया गया है, रशिया को लोन दिया, वो यूक्रेन को लोन दिया गया है और उसकी रीपेमेंट रशियन एसेट्स से इंटरेस्ट कमा कर करी जाएगी। ठीक है, तो ये प्लान है। अब एक चीज़ समझनी है, क्या G7 मेंबर्स क्या होते हैं? वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, वो उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। G7 7 कंट्रीज इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो कौन सी कंट्रीज़ हैं? आपको याद रखने का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया ये है, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा वो वाली कंट्रीज़, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ने पार्टिसिपेट करा था, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और यूनाइटेड स्टेट के साथ हमेशा कनाडा चलता ही है, कनाडा वो हमेशा अपने साथ चलाता ही है यूएसए। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि G7 मेंबर्स हैं। इसके अलावा क्या हुआ है? ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द समिट, ये जो समिट चल रही थी जहाँ पे डिसीजन लिया गया, ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, साइंड अ 10-year सिक्योरिटी अकॉर्ड विद जापान कमिटिंग $4.5 बिलियन इन एड टू यूक्रेन फॉर द करंट ईयर। तो जापान $4.5 बिलियन एड के रूप में देगा, लोन के रूप में नहीं, सीधा सीधा दे देगा। ये $4.5 बिलियन कौन दे रहा है? जापान। और एक और चीज़ है, यहाँ पे कहा गया है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट है वो प्लेज कर रहा है कि वो $50 बिलियन अलग से सपोर्ट देगा, एड। ऑल्दो दिस फिगर में वेरी और डिक्रीज एज अदर कंट्रीज कंट्रीब्यूट, हो सकता है दूसरे कंट्रीज भी कंट्रीब्यूट करें, तो ये फिगर वेरी कर सकती है कि यूएसए कितना दे रहा है। अगर कोई और नहीं दे रहा, $50 बिलियन अकेला यूएसए देगा। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? कि ताकि सस्टेन फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे यूक्रेन को रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस। किस पॉलिटिकल चेंज की बात कर रहे हैं? हो सकता है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं साल के अंत में यूएसए में, वहाँ पे हो सकता है बाइडन ना आए, हो सकता है ट्रंप आ जाए, और ट्रंप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है नहीं यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो दिस अप्रोच एड्रेसेस द कंसर्न दैट पोटेंशियल यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप माइट बी लेस सपोर्टिव ऑफ कीव। तो इन्होंने इस तरीके का ये फंड बनाया है कि अगर कोई नहीं करता है तो $50 बिलियन ऑलरेडी दिया जाएगा। रशियन रिस्पॉन्स क्या है? ऑब्वियसली उसके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज हो रहे हैं, तो चुप तो बैठेगा नहीं। तो रशिया हैज़ कंडेम्ड वेस्ट एफर्ट टू यूटिलाइज इनकम फ्रॉम इट्स फ्रोजन एसेट, लेबलिंग सच एक्शंस एज क्रिमिनल। उनका जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्पोक्स वुमेन है मारिया ज़खारोवा, warned that Moscow's response would be particularly severe for the European Union। अब देखना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे ऐसा। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी expressed optimism that the summit's discussions would yield concrete and measurable outcomes। Anyway, तो ये जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं G7 हैं, वो इससे एकदम मतलब कोई चिंता ही नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। कुछ एडिशनल कंसर्न जो यहाँ पे डिस्कस करे गए वो कि सीज फायर इन गजा वॉर, ये चीज़ करा गया। दे कॉल फॉर इजराइल टू अवॉइड ए फुल स्केल ऑफेंसिव इन रफा वगैरह। तो ये छोटी मोटी चीज़ें दूसरी डिस्कस हुई। जो मेन चीज़ थी वो ये थी, बस इतनी ही चीज़ थी। आगे चलते हैं। NTA to reconsider NEET UG for 1563 candidates on June 23 फॉलोइंग एग्ज़ाम डिसरप्शंस। तो हमें एक चीज़ साफ साफ समझ आ रही थी क्या, कि कुछ तो गड़बड़ दिख रही है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर पे रहने वाले लोग 6-6, 7-7 एकदम फुल स्कोर ले आए और
जो क्या कहते हैं मतलब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 1500 कैंडिडेट्स हैं, 1500 जितने भी हैं, 1563 कैंडिडेट, उनमें से तकरीबन 44 ने टॉप कर लिया हो एक साथ। तो एक छोटे से ग्रुप में से इतने सारे टॉपर्स निकल जाएं, ये इस चीज़ का कोई तुक बैठ नहीं रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो NTA ने एक तरीके से सही डिसीजन ले लिया है, क्या कि ये टेस्ट को फिर से कराया जाए। और ऑब्वियसली कॉर्नर्ड थी NTA, साफ साफ दिख रहा था कि कोई प्रॉब्लम है, तो इसको तो एड्रेस करना ही था। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अनाउंस दैट इट विल रिकंडक्ट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट नीट UG फॉर 1563 कैंडिडेट्स ऑन जून 23। ये किस वजह से हुआ है कि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी ब्रेक हो गई थी कि उन्होंने इतने सारे लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए और इससे इतने ज़्यादा टॉपर्स आ गए। अब इसमें एक और चीज़ है जो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा था नहीं, एकदम से ये खाली 1523 स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं होना चाहिए और वाइडर इंस्पेक्शन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि इन्होंने कोई और तरीके से पेपर लीक के थ्रू या कुछ और तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिला है इस चीज़ का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप आ गया है रैंक्स में सिमिलर डिफ़िकल्टी लेवल पर भी। तो एनीवे आपको पता ही है कि हुआ क्या है कि पोस्ट एग्जाम मैनी कैंडिडेट्स फाइल्ड रिट पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ एलिजिंग इनसफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द एग्जाम ड्यू टू डिलेज इन स्पेसिफिक सेंटर्स। उन्होंने कहा कि भाई हमारे सेंटर पे कम टाइम दिया गया था। तो वहाँ की ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी NTA में ये मतलब पाया कि ये जो क्लेम है वैलिड है और रिकमेंड करा कि अफेक्टेड कैंडिडेट्स को कोई नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के हिसाब से स्कोर दे दिया जाए। अब वो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या था कि एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में 2018 में आया था, जहाँ पे कि ये हुआ था कि लॉ का पेपर था, क्लैट का पेपर था, और वहाँ पे उन्होंने देखा था, और ये ऑनलाइन पेपर था, वहाँ उन्होंने देखा था कि अगर इतने क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगता है तो जितना टाइम गया है उतने में और कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे। इस टाइप का एक नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया डाला गया और लोगों को स्कोर्स दे दिए गए उस हिसाब से जिनका टाइम ख़त्म हुआ, मतलब टाइम जो था किल हो गया था, पेपर के बीच में बर्बाद हुआ था। सेम टाइप का फॉर्मूला उठाकर इन्होंने 1563 कैंडिडेट्स को अवार्ड कर दिए स्कोर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या कि वो था ऑनलाइन पेपर, ये पेन पेपर मोड का पेपर है, तो इसमें बबल फिल करने का टाइम और बहुत सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ें वहाँ पे तो खाली क्लिक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आंसर शीट को ढूंढ के नंबर ढूंढ के वहाँ पे बबल भरना है, उसमें कुछ टाइम जाता है। तो क्या वो सारी चीज़ें फैक्टर इन कर ली गई थी? वो सब उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली नहीं करी थी। एक जो NTA ने रीज़न दिया है वो ये दिया है कि हाँ हो सकता है उनका जो तरीका था नॉर्मलाइजेशन का वो गलत हो, ठीक है। उन्होंने इसको इस तरीके से देखा है। हाई पावर्ड कमिटी रिकमेंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, हाई पावर्ड कमिटी जो थी वो एस्टैब्लिश थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NTA टू रिव्यू द रिजल्ट of the affected candidates comprising senior experts. The HPC recommended cancelling the normalizing score and offering the candidates a re-examination. तो फाइनली अब एक हाई पावर्ड कमिटी ने ये कह दिया है कि नहीं, इनका री एग्जामिनेशन होगा जिनका लॉस ऑफ टाइम हुआ है, और कोई तरीका नहीं है। रैशनल बिहाइंड रिकमेंडेशन क्या है कि जो हाई पावर्ड कमेटी है उन्होंने हाईलाइट करा है कि GRC's यूज ऑफ नॉर्मलाइजेशन फार्मूला वाज फ्लॉड बिकॉज इट डिड नॉट अकाउंट फॉर स्पेसिफिक नेचर ऑफ OMR बेस्ड एग्जाम्स लाइक नीट UG विच लैक ऑटोमेटेड सिस्टम्स फॉर टाइम असेसमेंट। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे जो क्लैट के पेपर में है वहाँ टाइम असेसमेंट का ऑटोमेटेड सिस्टम है कि कितने टाइम में कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, तो वहाँ से ही अंदाज़ा लगाना आसान था कि एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटेड टाइम असेसमेंट का क्राइटेरिया कोई था नहीं, तो उन्होंने ये जो फॉर्मूला लगाया, मतलब ये OMR टाइप के पेपर के लिए ये सूटेड नहीं था। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस्ट टाइम बेस्ड ऑन इन्विजिलेटर्स रिपोर्ट एंड CCTV फुटेज वॉज डीम्ड इनकन्सिस्टेंट, कि उन्होंने ये माना कि जो CCTV रिपोर्ट है उससे साफ साफ पता नहीं लग रहा कि किसका कितना टाइम गया था। एडिशनली द कंपनसेशन मेथड डिड नॉट एडिक्वेटली कंसिडर ओनली अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस रिजल्टिंग इन डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई स्कोर, ठीक है। उन्होंने सारी चीज़ें देख ली, लेकिन उन्होंने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को ही फॉर्मूले में यूज़ करा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर आ गए। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो कुल मिलाकर अब बात ही है, इसका एक रीटेस्ट होगा, होपफुली इससे चीज़ें शांत हो जाएंगी। आगे चलते हैं।
रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर यूटीआईज में हेल्प स्टेम सुपरबग क्राइसिस। सुपरबग होते क्या हैं? वो बैक्टीरिया जिसके ऊपर ज़्यादातर माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? जनरली जो माइक्रोब्स हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करते हैं, उनकी अपर स्किन को तोड़ते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। ये एक तरीका होता है इनफैक्ट कि हमारी बॉडी इनसे लड़ पाती है। अब एंटीबायोटिक ऑब्वियसली एक जादुई दवाई है। ज़्यादातर बीमारियों में एंटीबायोटिक का कोर्स करा जाता है 3 दिन का, 5 दिन का, और वो जो चीज़ें हैं, वो जो डिजीज़ है वो ठीक हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्टेंट हो जाते हैं, धीरे धीरे इवॉल्व कर जाते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसने कि अपने वो जो एंटीबायोटिक बनाती है उन्होंने अपना वेस्ट डंप कर दिया। अब इस एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया पनपेंगे वो सिर्फ वो वाले बैक्टीरिया पनपेंगे जो कि रेजिस्टेंट होंगे इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। अब जनरली ऐसा होता है कि लाइफ होती है ढीठ, वो जहाँ मौका मिलता है वहाँ पनप जाती है। अगर हमने फालतू में डंपिंग स्टार्ट कर दी एंटीबायोटिक्स की, तो वहाँ पे जो लाइफ पनपेगी वो होगी जो कि उस पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती होगी। अगर ये बैक्टीरिया हमें डिजीज़ देना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये सुपरबग बन जाएंगे, इसके ऊपर हमारी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। मतलब हमारे पास कोई दवाई नहीं है, हम डिफेंसलेस है अगेंस्ट सच डिजीजेस। तो इसको हम कहते हैं सुपरबग जिसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती। ये इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किस किस तरीके से होते हैं? कई तरीके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने के। एक तो मैंने आपको डंपिंग का बता दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि हम गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं एंटीबायोटिक्स के बड़ी मात्रा में, ताकि उनकी यील्ड बढ़ जाए, ज़्यादा दूध की पैदावार हो, और ये दूध हम पीते हैं और इसके थ्रू हमें भी क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स की बड़ी डोज हमें मिलती रहती है। हम ना चाहते हुए भी एक बड़ी डोज एंटीबायोटिक्स की कंज्यूम करते हैं। और तीसरा कि हम खुद भी एंटीबायोटिक ज़्यादा खाते हैं। हम डॉक्टर के पास ना जाने की जगह हल्का से बुखार हुआ, एंटीबायोटिक खाकर बैठ गए। ये हमारी बॉडी के अंदर एक गलत प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। क्या कि अगर हमारा जो इन्फेक्ट कर रहा है बग, अगर उस पर एंटीबायोटिक काम करेगी तो ठीक है। अगर हल्की फुल्की काम करी और उसको उसने रेजिस्ट कर लिया तो हो सकता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, एक ऐसा बग हमारी बॉडी में आकर बैठ जाए जिसको हटाया नहीं जा सकता है नॉर्मल दवाइयों के थ्रू। तो इसलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की दवाई के ना खाएं। क्यों ना खाएं? ये सिर्फ आपको भी, मतलब आपके लिए बुरी चीज़ नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए बुरी चीज़ है। इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है, ऐसे बग्स बन सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जिसके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। ठीक है। तो और ये बहुत सुपरबग क्राइसिस वाकई में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। कई सारे टीबी के स्ट्रेन्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई दवा काम ही नहीं करती है, सिर्फ 1-2 दवा बची हैं जो काम करती हैं। कई सारे हमें ऐसे बैक्टीरिया वाकई में मिले हैं, लोगों की डेथ हुई है ऐसे इन्फेक्शन से जिनके अगेंस्ट हमारे पास कोई रेजिस्टेंस अब नहीं बचा है। पेनिसिलिन जैसे ड्रग जो कभी बहुत ज़्यादा चीज़ों पर काम करते थे अब काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो कई सारी बीमारियों के लिए हमारे काफ़ी सारे जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, मतलब काम करना बंद कर चुकी हैं। तो खैर अब हुआ क्या है कि एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किसी ने ढूंढा है यूटीआईज के लिए। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। तो द लॉन्गिट्यूड प्राइज फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवॉर्डेड 8 million pounds to Sysmex Astrago PA100 AST system, कोई एक सिस्टम होगा, a rapid diagnostic test for UTI. This innovation aims to revolutionize infection management, combat antimicrobial resistance and improve global healthcare by enabling precise and timely antibiotic use. हमारी प्रॉब्लम क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा गलत समय पे एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। अगर हमें पता लगे, अगर कोई टेस्ट हो जो हमें बता दे इमीडिएटली कि आपके अंदर इन्फेक्शन क्या है और इस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए सबसे ऑप्टिमल एंटीबायोटिक कौन सा है, तो क्या होगा? आप खाली वही एंटीबायोटिक खाएंगे।
अपना डिजीज़ ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद आप फ्री हैं। कोई ऐसा माइक्रोब बचेगा नहीं जो कि रिलीज़ हो जाए, जो कि बच जाए और रिलीज़ हो जाए, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं होगा। वरना क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि एक मतलब अम्ब्रेला माइक्रोबायोटिक ये जो एंटीबायोटिक खा लेते हैं, जो कि ज़्यादातर बहुत सारे डिजीज़ पे एक साथ काम करती है। अब ऐसे क्या है, जो टारगेटेड अप्रोच नहीं होती है, उससे कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी इस दवाई का जो काम है बंद हो जाता है। तो बेहतर तरीका क्या है कि अगर हमें किसी तरह पता लग गया क्या एग्जैक्टली बैक्टीरिया है कौन सा, एग्जैक्टली जो हमें माइक्रोब अटैक कर रहा है वो है कौन सा, आप खाली उसकी दवाई खाएंगे तो ज़्यादा दवाई नहीं खानी पड़ेगी, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ द न्यूज़ क्या है कि 8 मिलियन पाउंड लैटिट्यूड प्राइज जो है ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किसको दिया गया है, PA100 AST सिस्टम को ही है, सिस्मैक एस्ट्रेगो का, फॉर इट्स इनोवेटिव रैपिड पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इनोवेटिव रैपिड मतलब बहुत जल्दी से जो रिपोर्ट देता है, और पॉइंट ऑफ केयर मतलब ये लैब का टेस्ट है जहाँ पे केयर दी जा रही है, वहीं ये टेस्ट करा जा सकता है जहाँ पे केयर दी जा रही है। तो द प्राइस फर्स्ट अनाउंस इन 2014 करता क्या है, aims to combat antimicrobial resistance by encouraging the development of rapid diagnostic test। ठीक है, अब ठीक है, आपको समझ आ गया एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ये टेस्ट क्या है, ये टेस्ट किस तरीके से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को फैलने से रोकता है। लगभग यही चीज़ थी जो इसमें काम की थी। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं कि एंटीमाइक्रोबियल इन्फेक्शंस किल्ड 1.3 मिलियन पीपल ग्लोबली इन 2019, प्रोजेक्टेड टू राइज 10 मिलियन डेथ एनुअली बाय 2050। क्यों 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ डेथ हर साल 2050 के बाद हुआ करेंगी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। क्यों हुआ करेंगी, क्योंकि हम जिस तेज़ी से एंटीबायोटिक्स खाते जा रहे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के पास कोई डिफेंस नहीं बचेगा इन डिजीज़ के अगेंस्ट। चलिए आगे चलते हैं। आपको अगर नोट्स बनाने हैं, यहाँ से आप AMR के ऊपर चीज़ें उठा सकते हैं, पॉइंट्स, और नोट कर सकते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियंस न्यू AI रूल्स इग्नाइट बैटल ओवर डेटा ट्रांसपेरेंसी। अब AI क्या है, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी प्रॉब्लम क्या है, जो EU ने काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए हैं किस चीज़ के ऊपर, कि AI कर क्या रहा है। AI जैसे चैट GPT की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। जनरेटिव मतलब कोई नया टेक्स्ट जनरेट करता है वो, या नया आर्ट जनरेट करता है, नई पिक्चर नई वीडियो जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, प्री ट्रेन्ड डेटा की मदद से। अब ये प्री ट्रेन्ड होने का मतलब क्या है, कौन सी चीज़ों से ये ट्रेंड कर रहा है अपने आप को, ये जनरली कॉपीराइटेड मटेरियल है। किताबों में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें उठा रहे हैं, इसमें कॉपीराइटेड मटेरियल भी होगा, फ्री मटेरियल भी होगा। उन सारी चीज़ों को पढ़ के उसने अपने आप को कर लिया ट्रेन। अब एक बार ट्रेन कर लिया और उसको ट्रांसफॉर्मर मतलब कि वो उस चीज़ को, उस कॉन्टेक्स्ट को, उसका कॉन्टेक्स्ट को सही रखते हुए नया टेक्स्ट जनरेट करना, वो सारा कॉन्टेक्स्ट समझ लेना और उसकी मदद से नया टेक्स्ट जनरेट करना, ये है ट्रांसफॉर्मर मॉडल ऑफ AI। तो ये लैंग्वेज मॉडल AI भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि वो कॉन्टेक्स्ट याद रखता है और उससे वो ट्रांसलेट भी कर सकता है कई लैंग्वेजेस में और सेम रिजल्ट आपको दे सकता है अलग अलग चीज़ों में। इनफैक्ट वो टेक्स्ट पढ़ के उसकी पिक्चर भी बना सकता है। ठीक है, मतलब टेक्स्ट एक अलग लैंग्वेज है, पिक्चर एक अलग लैंग्वेज है। पॉइंट ये है वो कॉन्टेक्स्ट को याद रखेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, प्री ट्रेंड है, कहीं से उसने पढ़ा है ये सब। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे यूरोप ने मतलब जो मेजर कंसर्न्स हैं, इनके मेजर कंसर्न्स क्या है, ये कह रहे हैं कि EU's न्यू AI लॉ मैंडेट ट्रांसपेरेंसी अबाउट डेटा यूज टू ट्रेन AI सिस्टम। ये कौन सा डेटा आप यूज कर रहे हो, क्या कॉपीराइटेड डेटा है। फिर सिंस द लॉन्च ऑफ ChatGPT OpenAI देयर हैज बीन इंक्रीज पब्लिक एंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन जनरेटिव AI, जो कि जनरेट करता है ऐसे टेक्स्ट विच क्रिएट्स टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो वगैरह। कंसर्न्स हैव अराइजन ओवर वेदर AI कंपनीज यूज कॉपीराइटेड मटेरियल्स लाइक बुक्स, मूवीज विदाउट परमिशन वायलेट्स कॉपीराइट लॉस। क्या ChatGPT कॉपीराइट लॉस को वायलेट कर रहा है?
अगर कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज लगेंगी, जहाँ जहाँ उसने कॉपीराइट का वॉयलेशन करा है हर उस जगह पर। ठीक है, तो हमें मतलब कुल मिलाकर बात ये है, यूरोप का लॉ ये कह रहा है आपको दिखाना पड़ेगा आप कहाँ से ट्रेन कर रहे हो। ये खाली कॉपीराइट का इशू नहीं है, इंडिया जैसी कंट्रीज़ ने और बड़े इश्यूज उठाए हैं। क्या? अगर ये सिर्फ वेस्टर्न किताबों को पढ़ के सारी चीज़ें जनरेट कर रहा है तो हिस्ट्री आज के बाद वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाएगी। मतलब जो समाज में रूढ़ियां स्थापित हो गई हैं ऑलरेडी, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी किताबों के थ्रू इस्टेब्लिश हो गया है, अगर किताबें ये कह रही हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन डेमोक्रेसी बेटर है, तो हमेशा के लिए जीपीटी यही बताया करेगा कि डेमोक्रेसी बेटर है, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। और कोई भी मॉडल और कोई भी सिस्टम, सोशलिज्म चाहे जैसा भी हो, इंडिया ने सोशलिज्म को अडॉप्ट करा है कुछ हद तक। ठीक है, हर चीज़ को नेगेटिव दिखा सकता है जीपीटी। हमें नहीं पता कि जीपीटी किस टाइप की किताबों से ट्रेन हो रहा है, क्या वो बायस्ड है चीज़ों के लिए, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें नहीं पता कि किस चीज़ ने उसको ट्रेन करा है। कहने का मतलब है जीपीटी एक खतरनाक वेपन की तरह यूज करा जा सकता है, हम अगर उसको ऐसी चीजें ट्रेन करा दें जो कि पार्शियल हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्होंने ऑल्दो यूरोप ने जो मुद्दा उठाया है वो मेनली कॉपीराइट वॉयलेशन का मुद्दा उठाया। इंडिया मुद्दे और बड़े उठा रहा है। इंडिया भी एक डिजिटल इंडिया एक्ट ड्राफ्ट पॉलिसी है, 2023 में आई थी। ये ड्राफ्ट ऐसे कई सारे मुद्दों को डिस्कस कर रहा है। मतलब इस ड्राफ्ट में अमेंडमेंट्स होंगे ऑब्वियसली, और ये सारे मुद्दे डिस्कस करे जा रहे हैं कि क्या हम ऐसी चीज़ें जो यूरोप कंसर्न उठा रहा है, ऐसे कंसर्न्स भी हम अपने डिजिटल इंडिया एक्ट के थ्रू उठाएं, ऐसे प्रोविजंस रखें कि नहीं। तो द एक्ट विल बी फेज्ड in over the next 2 years, allowing time for regulators and businesses to adapt. The act requires organization using general purpose AI models such as ChatGPT to provide detailed summaries of their training data. वो details दें कि कैसे train करा है। The AI office plans to release a reporting template for organizations in early 2025। वो एक template बनाएंगे, इस template के through वो सारा data दे देंगे कि हाँ हमने ये चीज़ से train कराया है। ठीक है, द लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड इन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बोथ स्टार्टअप्स एंड मेजर टेक फर्म्स जैसे कि गूगल एंड मेटा। लीगल डिस्प्यूट्स हैव अराइजन विद कंपनीज लाइक गूगल, ओपन एआई, स्टेबिलिटी एआई फेसिंग लॉ सूट्स ओवर एलिजिडली इम्प्रॉपर डेटा यूज फॉर ट्रेनिंग मॉडल्स। ठीक है, तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो आ रहे हैं। बाकी जैसे जैसे ये चीज़ें आती रहेंगी हम और अपने जो एनालिसिस है, जो भी मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, इसमें एनहांसमेंट करते रहेंगे। आगे चलते हैं। मुंबई एंड दिल्ली अमंग टॉप ग्लोबल सिटीज फॉर प्राइम रेजिडेंशियल प्राइस सर्च इन अर्ली 2024। दुनिया में काफ़ी तेज़ी से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस बढ़े हैं। इनमें वन ऑफ द मेन सिटीज़ जो सबसे ज़्यादा हैं जैसे है मनीला, फिलीपींस की कैपिटल, टोक्यो जापान की कैपिटल, और फिर मुंबई है, पर्थ है, दिल्ली है। दिल्ली एंड मुंबई दोनों दुनिया की टॉप सिटीज़ में से हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन कह रहा है? यहाँ पे अच्छा, नाइट फ्रैंक, अ स्टडी अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक है, दीज सिटीज सॉ ए नोटेबल ग्रोथ इन जनवरी मार्च 2024। ठीक है, इतनी सी बात है, बहुत ज़्यादा हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये साल भर का भी डेटा नहीं है, खाली 2-3 महीने का डेटा है। ऐसी चीज़ें लगातार चेंज होती रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया में टीबी डायग्नोस्टिक टेक विन्स अक्लेम एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कुछ हुई थी जेनेवा में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये पता हो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है क्या। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डेवलप्ड बाय मोल बायो कोई कंपनी होगी। एक ट्रूनेट टेस्ट उन्होंने डेवलप करा है, इज अ रैपिड पोर्टेबल डायग्नोस्टिक टूल। डायग्नोस्टिक टूल मतलब एक टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस करता है, पोर्टेबल मतलब एक जगह से तो दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और रैपिड है, जल्दी रिजल्ट देता है। जैसे कि RT-PCR कोविड वाला है ना, वहीं के वही रिजल्ट देता है वैसे। तो टूल हैज़ इम्प्रूव्ड टीबी केस डिटेक्शन ग्लोबली, और इंडिया की फाइट में ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप याद रखेंगे इंडिया के पास 25% ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस होते हैं। तो इंडिया का जो टीबी का बर्डन है बहुत ज़्यादा है। हमारा जो इन्फेक्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में। तो ट्रूनेट है क्या? एक रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट है फॉर डायग्नोजिंग टीबी,
और ये एक पीसीआर सिस्टम पे काम करता है। देखिए पीसीआर सिस्टम क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर आपने आरटी-पीसीआर में भी सुना होगा, ठीक है। तो आरटी-पीसीआर जो कोविड के लिए यूज़ होता था, वहाँ पे भी पीसीआर माने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। करता क्या है ये, जो बैक्टीरिया होता है उसका आरएनए पकड़ेगा, उसको डीएनए में कन्वर्ट करेगा और डीएनए को रीड करा जा सकता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर, ये मॉलिक्यूलर टेस्ट है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर जीन डिटेक्ट करता है। जब इसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जीन मिलेगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा, हाँ ये अपन को जीन मिल गया है। तो 2017 में ये लॉन्च हुआ था। पोर्टेबल है, बैटरी ऑपरेटेड है, रियल टाइम क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है, तो जल्दी से टेस्ट कर देता है। तो क्या करा जा सकता है कि हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे उसे रखा जा सकता है, विलेज सेंटर्स में रखा जाता है और जल्दी से ये हमें रिजल्ट दे सकता है। और कहने का मतलब है हमारी जो फाइट है अगेंस्ट टीबी उसको बहुत स्ट्रेंथन कर सकता है। हो सकता है हम टीबी को एलिमिनेट ही कर दें, ये जो माइकोबैक्टीरियम है। तो ट्रूनेट कैन डिलीवर रिजल्ट इन लेस देन एन आवर एंड टेस्ट ओवर 40 डिजीजेस। ये खाली टीबी नहीं और भी कुछ डिजीजेस टेस्ट कर लेता है। The 77th World Health Assembly in Geneva praised TrueNet for its role in combating TB. The Global Fund highlighted India's TB elimination effort, including use of TrueNet and handheld X-ray devices as global models. क्या है कि TB आपके जो लंग्स हैं उसको अफेक्ट करता है। हैंड हेल्ड एक्सरे मॉडल्स यहाँ पे काफ़ी काम आते हैं। तो इनके जो CEO हैं नोटेड दैट TrueNet हैज़ अबाउट 10,000 इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड, इम्प्रूविंग केस डिटेक्शन। इन इंडिया इनके 7,000 प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में और 1,500 प्राइवेट लैब्स में है। और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको TrueNet की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास और बेटर तरीके हैं। तो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा अर्ज्ड द ग्लोबल फंड टू कंटिन्यू सपोर्टिंग टीबी प्रोमोटेड प्रोग्राम वगैरह वगैरह, ठीक है। तकरीबन 4,80,000 डेथ्स होती हैं एनुअली। इंडिया में अकेले 27% डेथ होती है, मतलब मैं 25% लगभग मोटा मोटा बता रहा था, एग्जैक्ट फिगर है 27%। चलिए अब हम चलते हैं डेली क्विज पर। चौदह उनका क्विज। ठीक है, व्हाट इज ट्रूनेट लीजिए, अभी हमने करा था। डेवलप्ड बाय गोवा बेस्ड मोलबायो, सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है फॉर डायग्नोजिंग ट्यूबरकुलोसिस। आगे चलते हैं। फिर विच अंडरलाइन टेक्नोलॉजी पावर्स चैट जीपीटी ओपन एआई। अभी हमने बताया था जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। वहीं से हमें कुछ पता लगेगा, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क नहीं, रेनफोर्समेंट लर्निंग नहीं। रेनफोर्समेंट लर्निंग कुछ और होती है, क्या कि आप एआई को गलतियां करने दें। जैसे मारियो का एक गेम है, ठीक है, हमने एक एआई को उस पर छोड़ दिया, वो सारी चीज़ें उसमें ट्राई कर रहा है। जब जब गलती कर रहा है वो गलती दोबारा नहीं कर रहा, कुछ नया ट्राई कर रहा है। हर बार नया ट्राई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से वो अपने आप को ट्रेन कर लेगा कि उस गेम को पूरा कैसे कंप्लीट करा जाए। ये है रेनफोर्समेंट लर्निंग, गलतियां कर करके सीखना। फिर ये एकदम ऐसा है जैसे हमारे ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क होता है, जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो जनरेटिव है एडवर्सरियल नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर मॉडल। ट्रांसफॉर्मर उसके नाम में आ रहा है जीपीटी के, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो यहीं से आपको अनुमान लग जाना चाहिए। आगे चलते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स इज प्राइमरी एक्टिवेटेड इन बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। हमारे जो ह्यूमन ओके इसमें सेलुलर रिस्पॉन्स इसका आंसर होना चाहिए। क्यों? अडेप्टिव जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि हमारी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट कर जाए किसी इन्वायरमेंट पर। इनेट जो हम बचपन से पैदा लेकर आते हैं, दोनों ही किस्म के जो हमारे वो हैं क्या कहते हैं रिस्पॉन्सेस, टीबी पे काम नहीं करते। टीबी से हमारे पास इनेट लड़ने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशेस सुपरबग्स फ्रॉम ऑर्डिनरी बैक्टीरिया। ऑब्वियसली कि सुपरबग्स करते क्या हैं, इनके पास एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, तो फिर ये क्या होना इसका, दे आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, विच इनोवेशन awarded longitude prize for combating antimicrobial resistance aim to revolutionize infection management through rapid diagnostic। हाँ, हमने अभी देखा था साइमेक्स एस्ट्रोस का PA100 समथिंग कोई सिस्टम था।
यूटीआई मैनेजमेंट रेवोल्यूशनराइज सिस्टम पे मत जाना, यूटीआई वो इन्फेक्शन था जिसको ही ट्रीट कर रहा था, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता इसका। बस यही थे आज के सवाल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।